मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सहभाज्य संख्याएं, यानी हमारा जो टॉपिक चल रहा था नंबर एंड नंबर सिस्टम, उसमें आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं। सहभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो जिन दो प्राकृत संख्याओं का मसप एक हो तो वे दोनों सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 7, 8, 9, 11, 15 और भी होगी। ठीक है, तो उनका मसप क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए 4 और 7 लिया है हमने उदाहरण के रूप में। 4, 7 क्या है? हमारी सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इनका मसा निकालेंगे तो हम भाग विधि से जब इनका मसा करेंगे तो 4 का भाग 7 में लगाएंगे, यानी छोटी संख्या का भाग बड़ी में लगाएंगे। तो 4 एकम 4, एक बार गया, शेषफल बच गए हमारे 3। अब जो शेषफल बचे वो तो हमारा भाजक बन जाएगा और जो भाजक है वो भाज्य बन जाएगा। ठीक है, अब 3 का भाग 4 में लगाएंगे तो 3 एकम 3, कितने शेषफल बच गए? 1। फिर 1 हमारा भाजक बन जाएगा, 3 का भाग दिया था वो भाज्य बन जाएगा। और ये प्रक्रिया हम कब तक करते हैं? जब तक कि शेषफल में 0 0 नहीं आ जाते। तो 1 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। और हमारे अब शेषफल बच गए 0। ठीक है, अब 0 शेषफल बच गया, इसका मतलब हमारा मसप्पा यानी एचसीएफ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो जब जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आता है वो ये हमारा क्या होता है? मस। तो 1 का भाग देने पर शेषफल 0 आया था तो इनका मस क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, या दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ऐसी दो प्राकृत संख्याएं जो किसी ओर से किसी भी पहाड़े से नहीं कटती है, किसी भी संख्या से नहीं कटती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? सहभाज्य। जैसे 4 और 7 था, जैसे 4 अकेले तो कटेगी, जैसे 4 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी और 7 7 से कटेगा, लेकिन दोनों एक जैसी संख्या से नहीं कटेगी। ऐसी संख्याओं को हम सहभाज्य कहते जैसे देखिए 8 9 लिया था हमने। अब 8 9 लिया था, इसका मसल निकालें तो 8 का भाग हम 9 में लगाएंगे। ठीक है, 8 एकम 8, कितनी बार गया? एक बार, शेषफल बच गए 1, एक भाज्य बन जाएगा और 8 का भाग दिया था वो भाज्य बन जाएगा। 1 का भाग 8 में 8 बार और शेषफल बच गए हमारे 0। ठीक है, यानी 1 का भाग देने पर हमारे शेषफल 0 आया तो 1 इसका क्या हो जाएगा? मसप हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यानी 8 और 9 जब इनको अलग अलग से भाग दिया जाए किस संख्या से तो ये भाग जाएगा। ठीक है, यानी 2 का भाग जाता है 8 में, 4 का जाता है, 8 का जाता है, 9 में 3 का भी जाता है, 9 का भी जाता है। लेकिन इन दोनों में एक संख्या का भाग नहीं जाता है, या यूं कह सकते हैं कि दोनों संख्या एक जैसी संख्या से यानी एक ही संख्या से नहीं कट सकती, तो वो नहीं कटेगी, इसलिए उनका मसब क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसी दो प्राकृत संख्याएं जिनका मसप यानी एचसीएफ 1 हो तो वे दोनों सहभाज्य संख्याएं कहलाती। अब वो दोनों संख्याएं क्या हो सकती है? वो दोनों संख्याएं हमारे क्या हो सकती है? वो दोनों संख्याएं क्या हो सकती है? विषम हो सकती है। ठीक है ना, विषम भी हो सकती है वो संख्याएं। और क्या हो सकती है? वो एक भाज्य और एक अभाज्य भी हो सकती है। जैसे 4 7 लिया तो 4 भाज्य, ये भाज्य। ठीक है, और दोनों भाज्य भी हो सकती है। देखिए 8 और 9 लिया था हमने तो 8 भाज्य है, 9 भी भाज्य, तो दोनों भाज्य भी हो सकती है। ठीक है, और एक भाज्य एक अभाज्य भी हो सकती है, दोनों विषम भी हो सकती है। जैसे 11 और 15 लिया, इसका एक अंक 11 में 1 है और इसमें 5 है, तो दोनों विषम भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी हो, आपको तो बस ये देखना है कि उन दोनों प्राकृत संख्याओं का मसब क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तो वो सहभाज्य होगी। अब कौन सी संख्या है जो सहभाज्य नहीं होगी? तो दो सम संख्याएं, दो जो सम संख्याएं होगी वो कभी भी सहभाज्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सम संख्या में 2 का भाग पूरी पूरी बार जाता है, इसलिए कभी भी दो सम संख्याएं क्या नहीं होगी? सहभाज्य नहीं होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इसमें वो आपको मैं बता रही हूँ, उसको आप नोट लगाकर भी कर सकते हैं कि नोट दो क्रमागत संख्याएं
सहभाज्य होती है। दो क्रमागत संख्याएं क्या होती है? सहभाज्य होती है। कोई सी भी दो क्रमागत हो, क्रमागत का मतलब है उनके बीच में कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने लिया, जैसे 32 और 33, ये दो क्रमागत संख्या है, तो ये दोनों क्या होगी? हमारी सहभाज्य होगी, ठीक है। 32 और 33 अलग अलग संख्या से तो कटेगी, अलग अलग संख्याओं का तो भाग जाएगा, लेकिन 32 और 33 में किसी एक ही संख्या का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे और भी ले सकते हैं 61, 62, और ले सकते हो आप 122 और 123, ठीक है। और भी ले सकते हैं 145, 146, ठीक है। कोई सी भी हो सकती है, कितने भी अंकों की हो सकती है। दो क्रमागत, कितनी? दो। दो क्रमागत संख्याएं सहभाज्य होती है, यानी ये कह सकते हैं दो क्रमागत संख्याएं हमेशा सहभाज्य ही होगी, ठीक है। समझ में आया आपको कि सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सीधी सीधी बात है कि कोई भी दो प्राकृत संख्या हो, कोई भी दो प्राकृत संख्या हो, कहीं से भी हो, ठीक है। कोई भी दो प्राकृत संख्या है, उनका अगर मसफा एक आ गया, यानी वो क्या हो जाएगी? सहभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। युग्म या जुड़वा अभाज्य संख्याएं, युग्म और जुड़वा एक ही नाम है। युग्म अभाज्य यानी जुड़वा अभाज्य संख्याएं यानी ट्विन प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? तो जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर दो हो, उसे हम जुड़वा अभाज्य या युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं, या फिर वो दोनों संख्याएं युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाएगी या कहलाती है, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या हो, किनके बीच? दो अभाज्य, दोनों तरफ अभाज्य हो और बीच में क्या आ जाए? एक उनके बीच में भाज्य संख्या आ जाए, उन्हें भी हम क्या कहेंगे? युग्म अभाज्य संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे 3 और 5 है, 5 और 7 है, 11 और 13 है, 17 19 है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये तो हमने जान लिया पहले, ठीक है। यानी जिस संख्या में एक और स्वयं का ही भाग जाता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? यह भी हमने जाना था कि 1 से 100 तक की जो प्राकृत संख्याएं होती है या संख्याएं होती है, उनमें हमारे 25 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो उन्हीं में से देखिए 3 5 ये क्या है? हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या है। क्यों है? देखिए यहाँ पर 3 और 5, अगर इन दोनों का अंतर करते हैं तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है? हमारा अंतर है हमारा 2, अंतर कितना है? 2 है। और अगर देखें कि इनके बीच में कितनी भाज्य संख्या है, तो 3 और 5 के बीच में आते हैं 4, ठीक है। तो ये 4 क्या है? हमारी भाज्य संख्या है, एक ही है। दोनों तरह से समझ में आया? या तो अंतर 2 होना चाहिए, या यूं कह सकते हैं कि उनके बीच में क्या होनी चाहिए? एक भाज्य संख्या होनी चाहिए। तो एक भाज्य संख्या इसलिए हमारे क्या है? ट्विन प्राइम नंबर यानी युग्म भाज्य संख्या है। दूसरा उदाहरण देखिए 5 और 7, तो 5 और 7 का अंतर कीजिए, 7 में से 5 गए तो 2, अंतर का मतलब घटाना है, 2 अंतर आ गया, ठीक है। और दूसरा देखिए 5 और 7 के बीच में कौन संख्या आती है? 6 आती है, और 6 हमारी भाज्य संख्या है। 6 में 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है, ठीक है। आगे लिया था हमने 11 और 13, तो 11 और 13 का अगर हम अंतर करते हैं तो अंतर तो आता है 2, यानी 13 में से 11 गए तो 2 बचते हैं, ठीक है। और 11 और 13 के बीच में हमारे कौन सी भाज्य संख्या आती है? 12, ठीक है। 12 आती है ना, 12 में 1 का भी जाता है, 2 छकी 12, 3 चौक 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 12 1 12, ठीक है। तो ये भाज्य है, तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी? युग्म अभाज्य संख्या। हमने आगे लिया था 17 और 19, 17 और 19, तो 17 19 का अंतर करेंगे तो 19 में 17 गए तो 2 आ गया, ठीक है। और 17 19 के बीच में कौन संख्या आती है? 18, ठीक है। 17 18 19, तो 18 क्या है? हमारी भाज्य संख्या है। भाज्य क्यों है? क्योंकि इसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग जाता है, यानी 1 और 18 के अलावा 2 का भी जाता है, ठीक है ना, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, ठीक है। तो ये भाज्य संख्या होगी। तो समझ में आ गया आपको कि जिन दो भाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, या यूं कह सकते हैं कि जिन दो भाज्य संख्याओं के बीच में एक क्या आ जाए? भाज्य संख्या हो, एक ही होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी? युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है, या यूं कहे कि वो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है।
अब हम बात कर लेते हैं कि 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या होगी, ये आपको समझ में आ गया। अब हम 1 से 100 तक में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या होगी इनकी भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 से 100 तक की प्राकृत लिख दीजिए, संख्या लिख दीजिए, एक ही बात है क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक चलती है ना। तो 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं में युग्म अभाज्य संख्याएं, यू का मतलब है जोड़े में ही आएगी, अपने आप में एक जोड़ा है, या जोड़ा भी कह सकते हैं कि कितने जोड़े होंगे, युग्म अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े होंगे 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं में। तो पहला जोड़ा होगा हमारा, तो पहली जो युग्म अभाज्य संख्या होगी 1 से 100 के बीच में, तो 3 और 5, ठीक है, 3 5 होगी, फिर 5 और 7, फिर 11 और 13, ठीक है, फिर 17 और 19, ठीक है, फिर 29 और 31, ठीक है, फिर होगी हमारी 41 और 43, ठीक है, फिर होगी हमारे 59 और 61, उसके बाद होगी 71 और 73, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जोड़े होंगे। यूं कह सकते हैं कि 8 जोड़े होंगे, यानी 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं में युग्म अभाज्य संख्याओं की कितने जोड़े होंगे, 8 जोड़े होंगे, ठीक है। इनके अलावा 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या हमने पढ़ी थी, उनमें से यही जोड़े होंगे जो क्या होंगे, युग्म अभाज्य होंगे, ठीक है। देख लीजिए 3 और 5 के बीच में भाज्य संख्या कौन सी आती है, 4 आती है। 5 और 7 की हमने बात की थी, 6 आती है। 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्या इनके बीच में आती है, 12 अभाज्य संख्या। 17 और 19 अभाज्य संख्या उनके बीच में 18 एक आती है। अंतर भी करते चलिए, 17 19 का अंतर 2, 29 और 31 का अंतर कितना, 2, और इनके बीच में भाज्य संख्या कौन सी, 30, ठीक है। 41 43 अभाज्य संख्या और इनके बीच में 42 भाज्य संख्या, अंतर कीजिए, 43 और 41 का अंतर कितना आया, 2, ठीक है। 59 और 61, 59 और 61 के बीच में भाज्य संख्या कौन सी, 60 आ जाएगी, ठीक है, और इनके बीच का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 61 में से 59 गए तो 2 बचते हैं, ठीक है। 71 और 73 दोनों भाज्य संख्या है, इनके बीच का अंतर कितना होगा, 73 में से 71 गए तो 2 बचेंगे, और इनके बीच में भाज्य संख्या कौन सी है, 72 है, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि 1 से 100 तक में कितनी जुड़वा या युग्म अभाज्य संख्याएं होती है, तो कितनी बताएंगे, 8, कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि मेन जो बात है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखनी है, कि आप नोट लगाकर भी लिख सकते हैं कि नोट सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य होती है, लेकिन सभी सहअभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य नहीं होगी या नहीं होती है। अब जो बात लिखी है मैंने उसको समझिए। बात है कि सभी जुड़वा यानी जो अभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं लिखी है ये सहभाज्य होगी। सहभाज्य किसे कहते हैं, जिनका मसब एक हो, जो किसी से नहीं कटे। तो अभाज्य संख्या में पता है कि जुड़वा अभाज्य में दोनों अभाज्य होती है, तो अभाज्य संख्या में किसी का भाग नहीं जाता है, एक और स्वयं का ही जाता है, ठीक है। तो उनका मसब क्या होगा, हमारा
1 आता है। ठीक है, इसका मतलब है कि सभी जुड़वा भाज्य संख्याएं क्या होगी, सहभाज्य होती है। सभी जितनी भी जुड़वा भाज्य होगी वो सब क्या होगी, हमारी सहभाज्य होगी। लेकिन सभी सहभाज्य संख्याएं जुड़वा भाज्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने देखिए अभी जुड़वा भाज्य में बात की थी 4 और 7 की, कि 4 और 7 की जो 4 और 7 हमारी सहभाज्य संख्या है। अब ये जुड़वा भाज्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जुड़वा भाज्य में क्या होनी चाहिए, दोनों ही अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दोनों ही अभाज्य संख्या होती है। दोनों अभाज्य है क्या? नहीं है। आप कहोगे नहीं है, 7 तो अभाज्य है लेकिन 4 क्या है, भाज्य है। ठीक है, इसलिए सभी क्या नहीं होगी, सभी सहभाज्य संख्याएं जुड़वा भाज्य नहीं होगी। जैसे और भी उदाहरण हमने लिए थे, जैसे 11 और 15। ठीक है, 11 और 15 लिए थे, तो 11 तो अभाज्य है लेकिन 15 भाज्य है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या नहीं हो सकती है, सहभाज्य संख्याएं जुड़वा भाज्य नहीं हो सकती है। सहभाज्य क्या नहीं हो सकती है, जुड़वा भाज्य नहीं हो सकती है, लेकिन जुड़वा भाज्य संख्याएं क्या हो सकती है, सहभाज्य होगी। ठीक है, जुड़वा भाज्य संख्याएं तो सहभाज्य होगी लेकिन सहभाज्य संख्याएं जुड़वा भाज्य नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आया आपको? सारी चीज कंप्लीट हो गई। दोनों चीजों में आपको कंप्लीट समझ में आ गया कि सहभाज्य किसे कहते हैं और युग्म भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स नंबर किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर्स किसे कहते हैं? तो जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक यानी प्लस यानी पॉजिटिव तथा ऋणात्मक यानी नेगेटिव चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है तो इनसे बना समुच्चय यानी इनसे बना जो ग्रुप या इनकी जो परिवार या फैमिली कह सकते हैं वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे देखिए अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ये हमने जाना था कि जीरो से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब उन पूर्ण संख्याओं को दो भागों में बांटना है। एक पर तो हमें पॉजिटिव साइन लगा करना है और एक पर नेगेटिव साइन करना है, यानी पॉजिटिव का चिन्ह लगाना है, एक पर नेगेटिव का, यानी एक पर प्लस का और एक पर माइनस का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये 0 है हमारी पूर्ण संख्या और ये पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक चल रही है। ठीक है, अब इन पे तो हमने क्या लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया, यानी प्लस का निशान लगा दिया, +1 +2 +3 +4 +5, यानी धनात्मक संख्या कहे या पॉजिटिव संख्या कहे तो उनके चिन्ह लगाने की आपको जरूरत है, अपने आप ही वो पॉजिटिव होती है। तो यार दर्शा दिया मैंने पॉजिटिव लगाकर। ठीक है, ये डॉट डॉट ये कहां तक चलेगी, इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक चलेगी। वैसे ही देखिए 0 के इधर, ठीक है, तो यहाँ पर -1 ये हमारी क्या है, पूर्णांक संख्या है इधर से, लेकिन इन पे क्या लगा दिया हमने, ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, ये भी कहां तक चलेगी, इन्फिनिटी तक चलेगी। यानी पूर्ण संख्याओं का जो परिवार था उसको हमने दो भागों में बांट दिया, एक पर पॉजिटिव साइन कर दिया और एक नेगेटिव साइन कर दिया। ठीक है, उन सभी का ये जो ग्रुप बनाया है, ये जो ग्रुप बनेगा यानी ये समुच्चय जो बनेगा उसे ही हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी, क्या हो गई, पॉजिटिव नंबर, यानी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, धनात्मक, नेगेटिव नंबर हो गए, क्या हो गए, नेगेटिव। ठीक है, यानी ऋणात्मक संख्या है, कौन सी, ऋणात्मक। ठीक है, जिनको माइनस से दर्शाते हैं। ठीक है, और हम इसको नेगेटिव कह सकते हैं, नेगेटिव। ठीक है, और इधर हमारे इधर चलेगी ये कौन सी है, पॉजिटिव, कौन सी है, पॉजिटिव यानी धनात्मक, और इसका सिंबल इस तरीके से प्लस का लगाते हैं। ठीक है, यानी ये क्या है, पॉजिटिव। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको जान लेनी है कि जैसे ही हम, और ये जीरो की बात कर लेते हैं हम, कि जीरो क्या है हमारा, जीरो हमारा क्या है, उदासीन पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, उदासीन पूर्णांक है, या यूं कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल है। क्या है ये, न्यूट्रल है, न्यूट्रल पूर्णांक है। ठीक है, यानी ये न तो धनात्मक होगा और न ही ऋणात्मक होगा, यानी इस पे न तो पॉजिटिव का साइन लगेगा और न ही नेगेटिव का साइन लगेगा। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन पूर्णांक हो जाएगी, यूं कहे कि ये न्यूट्रल पूर्णांक है, न्यूट्रल पूर्णांक है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे ही हम ऋणात्मक संख्याओं में आगे बढ़ते हैं, ऋणात्मक संख्याओं की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो संख्याओं का जो मान होता है
वो घटता जाता है। क्या होता जाता है? घटता, यानी रिड्यूस होता जाता है, यानी कम होता जाता है। ठीक है। और जैसे ही हम धनात्मक संख्याओं में आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी पॉजिटिव संख्याओं में आगे की ओर बढ़ेंगे, तो संख्याओं का मान क्या होता जाता है? जब इधर चलेंगे तो संख्याओं का मान क्या होगा? हमारा बढ़ता जाता है। क्या होता है? इधर तो हमारा बढ़ेगा और इधर हमारा घटता हुआ चलेगा। ठीक है। बढ़ता हुआ मतलब इंक्रीज होता जाएगा मान। ठीक है। अब दो पूर्णांक संख्याओं के बीच तुलना की बात आ जाए, यानी कौन सी पूर्णांक संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी। जैसे दोनों ही ऋणात्मक की बात हो जाए, जैसे पॉजिटिव तो आपको सबको बताया, ठीक है, कि जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो छोटी होगी संख्या वही छोटी होगी। लेकिन मेन बात ये है, ठीक है, ऋणात्मक संख्या जैसे मान लो माइनस के 130 है, ठीक है, और माइनस के 20 है। ठीक है। ये दो ऋणात्मक हमारे पास पूर्णांक है। दो ऋणात्मक क्या है? पूर्णांक है, नेगेटिव पूर्णांक है। तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा? तो अभी हमने बात की थी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऋणात्मक संख्याओं में, तो उनका मान क्या होता है? घटता जाता है। ठीक है। तो 20 पहले आएंगे और 130 आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो जो संख्या क्या होगी? छोटी होगी। यानी जब दो ऋणात्मक की बात की जाए तो ऐसे दिखने में 130 बड़े दिख रहे हैं, 20 छोटे दिख रहे हैं, लेकिन जो 20 होंगे वो हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। माइनस का जो 20 होगा, जो ऋणात्मक पूर्णांक है, वो बड़ा होगा। ठीक है। जब नेगेटिव की बात की जाए। ठीक है। दूसरी बात, जब एक पॉजिटिव की बात की जाए और एक नेगेटिव की बात की जाए, यानी एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, जैसे 255 है, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे माइनस के 1340 है। ठीक है। ये दो पूर्णांक है। अब दिखने में आपको दिख रहा होगा, देखो पॉजिटिव के साइन लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में पॉजिटिव होती है। धनात्मक ऋणात्मक में हमें लगाने चिन्ह लगाकर उसको दर्शाया जाता है। ये 1340 है, ये 255 में संख्या के हिसाब से देखा जाए तो 1340 बड़े हैं, लेकिन ये क्या है? ऋणात्मक है। क्या है? ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। तो ऋणात्मक संख्या कितनी भी बड़ी हो, ऋणात्मक संख्या कितनी भी बड़ी हो, हमेशा धनात्मक से छोटी ही होगी। ठीक है। तो हमारे 255 बड़े हो जाएंगे। यानी अगर ऐसा सीधा सीधा कहे कि जितनी भी ऋणात्मक संख्या है, जितनी भी ऋणात्मक संख्या है, वो हमेशा क्या होगी? धनात्मक संख्या से छोटी ही होगी। क्या होगी? धनात्मक संख्या से छोटी ही होगी। ठीक है। जैसे अब यहाँ पर एक भी आ जाता ना, तो एक भी बड़ा होता है इस संख्या से, क्योंकि धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इनकी तुलना भी कर सकते हैं। और दो पॉजिटिव की तुलना तो सीधा ही करना, जैसे दो पॉजिटिव, जैसे मान लो 135 है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे 270 है। ठीक है। अभी दोनों पॉजिटिव है, हमारी धनात्मक पूर्णांक है, तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा? तो 270 बड़े हैं, तो यही हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है। 270 हमारी क्या होगी? बड़ा पूर्णांक होगा। तो इस तरीके से आप इनको तुलना भी कर सकते हैं। तो तुलना कैसे करना है कि ऋणात्मक संख्या पूर्णांक आपको पता होना चाहिए, और ऋणात्मक के बारे में पता होना चाहिए कि ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो संख्या का मान घटता जाता है, और धनात्मक में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं संख्या का मान भी बढ़ता जाता है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा निरूपित किया जाता है या दर्शाया जाता है, इनसे बना जो समुच्चय यानी जो परिवार होगा इनका, उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो आज प्यारे साथियों, हमने सहभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और युग्म अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, और साथ ही साथ पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, इनकी चर्चा की है, इनके बारे में जाना है। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।